निम्नलिखित में से किसे भारत का सम्मानीय बुजुर्ग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। हम्म, नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसलिए जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। 1886 से 1906 को वह इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी वाले क्वेश्चन पीईटी में पूछा था, वहीं से ट्रेंडिंग में है। ग्रैंड ओल्ड मैन पीईटी 2021 में पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में। महात्मा गांधी किस कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला? डोमिनियन स्टेट्स को दर्जा किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947 को। भारत को माउंटबेटन योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। 3 जून के आएगा माउंटबेटन योजना। 3 जून के। महात्मा गांधी की राम राज्य की परिभाषा क्या है? वैसा शासन जैसा राम के समय में था, शुद्ध नैतिक प्राधिकार पर आधारित, जनता की प्रभुसत्ता, सभी का आधिकारिक हित, संपूर्ण शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित। नंबर। गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा शुद्ध नैतिक प्राधिकार पर आधारित, जनता की प्रभुसत्ता में निहित है, अर्थात वैसा समाज हो जैसा राम राज्य में था, जहां निम्न और उच्च वर्ग में भेदभाव न हो, भारत में नैतिकता का विकास हो। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना, या उपयुक्त सभी? डी, उपयुक्त सभी। ब्रिटिश उद्योग निर्माण से प्रतिस्पर्धा हो रही थी। भारतीय रियासतों का विदेशों से जो सामान आते थे यहाँ पे, उस पे भारतीय लोगों की निर्भरता बढ़ रही थी। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। जोर जोर से सब को बोलेगा हल्का। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? उसमें सदस्य के रूप में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। उसमें किसी महिला को सदस्य नहीं बनाया गया था। उसका गठन समय से पहले कर दिया गया था। उसने प्रमुख भारतीय नेताओं से मिलने से मना कर दिया था। भारतीयों को ए नंबर है। उसमें भारतीय सदस्य नहीं, साइमन कमीशन भारत में कुछ नियम बनाने के लिए आया था, जिसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। और जिसे श्वेत कमीशन भी कहा गया, और कमीशन का उद्देश्य था इस बात की जांच करने की भारत इस लायक हो गया है कि भारतीयों को संवैधानिक अधिकार दे दिया जाए, परंतु एक भी भारतीय के शामिल नहीं होने पर भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। ये साइमन कमीशन आया ही था, जब आया था ना, उसको भारत में संविधान के लिए ही खुद से बनाने के लिए आया था। और भारत के लोग इस पे क्या हुए, मतलब राजी नहीं थे। भारत के जो उस समय के तत्कालीन नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी वगैरह, सब लोगों ने साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। लाठीचार्ज में डेथ हुआ उसी में। लाठीचार्ज में भी डेथ हुआ था। सैंडर्स की हत्या की थी। सैंडर्स की हत्या तो भगत सिंह ने किया था। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बंटिक मैकाले, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड डलहौजी। 4 ऑप्शंस। सी नंबर, लॉर्ड मैकाले।
1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए मैकाले की आवश्यक अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। इसके फलस्वरूप बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल के विधि पार्षद में मैकाले का पहला विधि पार्षद बनाया गया था। किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने कहा था? इन्होंने गीत लिखा था, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। हाँ। आनंद मठ में इसका संकलन हुआ था। हाँ। और आनंद मठ किस पे आधारित था, किस आंदोलन के ऊपर? सन्यासी विद्रोह जो हुआ था बंगाल में। हाँ। वो उस पे बेस्ड था, उस पे आधारित था। और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? थोड़ा सा तेज बोलेगा बा। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था भारतीय संविधान के द्वारा? राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, यानी कि लागू होने से 2 दिन पहले। उसी दिन और भी सारी चीज़ों को कुछ अपनाया गया था ना क्या? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों 24 जनवरी 1950 में। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से सत्याग्रह के प्रमुख हथियार कौन से हैं? असहयोग, प्रदर्शन, हड़ताल, सविनय अवज्ञा। लग रहा है सब है, दो ही बताना गया है। बी, ए और डी सही है। इसमें असहयोग है और सविनय अवज्ञा है, क्योंकि असहयोग आंदोलन भी किए थे वो महात्मा गांधी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किए थे। प्रदर्शन ए और डी, हाँ। के लिए तो सविनय अवज्ञा और असहयोगी दोनों आंदोलन हुआ था, उसी से दोनों आंसर सही। प्रमुख हथियार पूछा। तो प्रमुख है, हथियार तो सभी है। प्रमुख हथियार मतलब यही दोनों है। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। हरदयाल लाला हरदयाल गदर आंदोलन से थे ना? हाँ, गदर। भैया एक बार आप बता रहे थे उसका अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखला। सोहन सिंह भाखला थे। बहुत लोग लाला हरदयाल उसको करेक्ट कर पाते हैं, लेकिन उसके जो अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भाखना थे। इसमें हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? भारत विधाता। हाँ, भारत विधाता। भारत विधाता या भारत विधाता। हाँ, भारत भाग्य विधाता। ब्रिटिश द्वारा 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में रखा गया था? बाल गंगाधर तिलक को मांडले में रखा गया था। मांडले जेल में रखा गया था। बाल गंगाधर तिलक के दो प्रमुख अखबार कौन से थे? केसरी और मराठा। मराठा जो था इंग्लिश में आता था, और जो केसरी था, यहाँ बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होता है। मराठी में न होके इंग्लिश में इंग्लिश भाषा की थी वो, और जो केसरी थी वो मराठी भाषा में थी। हाँ। और इन्होंने स्वराज के प्रबल मतलब समर्थक थे ये। स्वराज के बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने गणेश पूजा भी आरंभ की थी, जो ताकि लोगों को यूनाइट किया जा सके। हाँ, ये और ये क्या बोलते हैं, गीता रहस्य नामक पुस्तक भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। गीता रहस्य। हाँ, वो भी जेल में ही रह कर जेल में, मांडले जेल में। हाँ। 1919 में इनकी मृत्यु हो गई। उसी समय महात्मा गांधी आंदोलन शुरू करने वाले थे, लेकिन ये मर गए उसी टाइम 1919 में। इनका एक और अखबार था, भारत की दुर्दशा। ये भी था क्या? नहीं, लेख है भारत की दुर्दशा शीर्षक लेख है। एक बलिया में भी एक हुआ था, भारत बलिया में 1889 ईस्वी में आए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ददरी मेला में आए थे 1889 में। भारत उन्नति कैसे हो सकती है? भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? तो इसी पे वो बोले थे, लेख था। ये आगे चल के कुछ प्रकाशित हुआ था क्या किसी नाम से? इंटर में चैप्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में किस स्थान पर व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा दी गई? 25 मिनट अभी और करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के किस स्थान में व्यापार? कलकत्ता ना? हाँ, कासिम बाजार। बी, कासिम बाजार। हाँ। 1651 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के कासिम बाजार में व्यापार करने और कारखाना लगाने की अनुमति दी गई थी।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह। लेकिन ये इसमें इनकलाब जिंदाबाद जो सबसे पहले हर्षद मोहानी। हाँ, केंद्रीय विधानमंडल में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंकते समय भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जिसका अर्थ होता है क्रांति की जय हो। यह नारा मशहूर शायर हर्षद मोहानी ने एक जलसे में आज़ादी एक कामिल पूर्ण आज़ादी की बात करते हुए दिया था। हर्षद मोहानी ये लिखा गजल वगैरह लिखा करते थे। चुपके चुपके रात दिन वाला वो गाना वही। द्वैध शासन भारत में कब शुरू हुआ था? द्वैध शासन, ये लूट का भी शासन कहा जाता है ना, द्वैध शासन। हाँ, पहली बार 1919 में शुरू हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत आया था द्वैध शासन। अब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसको राज्यों में खत्म कर दिया गया था। कब आया था भैया ये? पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। उसी में द्वैध शासन किया गया, राज्यों में भी द्वैध शासन था। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में राज्यों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, केंद्र में था। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। हाँ, यंग इंडिया और हरिजन के महात्मा गांधी यंग इंडिया और हरिजन का संपादक। भैया जी ने, हम लोगों ने इसको भी याद किया था ना इसको। हाँ, सारे अखबारों को और उसको निखिल नहीं थे क्या? और यंग इंडिया से रिलेटेड एक और है। लेकिन भैया वो जो एक जगह हम लोग पढ़े थे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला था। हाँ, अखबार ओके, डिस्कशन करेंगे। स्टैटिक्स में हम लोग नेक्स्ट उसी को डिस्कस किसी दिन कर लिया जाएगा। इम्पोर्टेंट अखबार पत्रिका। इम्पोर्टेंट ना, मतलब पूरा एग्जाम पूछता ही है, पूछेला एकदम कंफर्ट होता है। एक यंग इंडिया से रिलेटेड है न्यू इंडिया अखबार। न्यू इंडिया जो था वो बिपिन चंद्रपाल, जो कांग्रेस के गरम दल के सदस्यों में से एक थे, लाल बल पाल कहे जाते थे, तो उसमें जो पाल कहे जाते हैं बिपिन चंद्रपाल, तो वही न्यू इंडिया को लिखा था। न्यू इंडिया वो स्टार्ट किए थे वो। अच्छा, क्या था वो अखबार था? हाँ। अच्छा। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर ने लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। तो तीनों में थे भीमराव अंबेडकर। द्वितीय में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। हाँ, सरोजिनी नायडू ने किया था। और असफल ये क्यों हुआ था? सहमति नहीं बन पाई थी। किस बात पे? दलितों के अलग निर्वाचन क्षेत्र पे। हाँ, के लिए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति 1932 निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ये सब डलहौजी किए होंगे। राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली। ब्रिटिश संसद के सदस्य डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। विनायक दामोदर सावरकर ने इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। विनायक दामोदर सावरकर ने ही मंगल पांडे को इलोबरेट भी किया था यहाँ पे। ये थोड़ा सा दलितों को वो भी लगता है कि ये एक आंदोलन न होके, अगर ये स्वतंत्रता आंदोलन न होके एक धार्मिक आंदोलन के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका ये कमेंट होता है, क्योंकि वो तो गोमांस पे उनका वो था, अप्रोच था। लेकिन लास्ट में उनका ये अप्रोच बदल गया था, आज़ादी की तरफ वो अग्रसर हो गए थे। तभी तो रोटी और कमल का निशान बना, भारत को एक आज़ाद होने का एक माहौल बना कि एक साथ और कमल का सबको एक रोटी पर अपना अपना हाथ लेता था। वैसे ऐसे प्रचारित हुआ और उसमें गोरखाओं ने मदद की थी दबाने में। हाँ, अंग्रेजों की तरफ। भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब शुरू की गई थी? 1909 में। भारत में सबसे पहले, उस समय गांधी जी नहीं थे। भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1909 में की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसमें पार्लियामेंटो सुधार के
नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक क्षेत्र में मताधिकार की व्यवस्था की गई। अंग्रेजों की यही नीति कालांतर में विभाजन का कारण बनी। भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया, परंतु कट्टरपंथी मुस्लिमों ने इसका समर्थन किया था। इन लोग की स्ट्रेटेजी से डिवाइड करने की ना। एक बार निखिल देखा होगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है अच्छे से, जल्दी देखिए। आ जाओ। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी? बंगाल और पंजाब। बंगाल में बनी थी पहले से ही। अच्छा, इसलिए बंगाल में हमेशा से वो कांग्रेस के खिलाफ ही सरकार बनी हुई है। 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, उस सबसे समय ज्यादा भी हत्या हुई। बंगाल के वो प्रधानमंत्री उस समय होते थे, वो कांग्रेस के नहीं थे, और इसीलिए वहाँ पे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिंदू को मारा गया था। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपाय का उपयोग किया था? मशीनों का उन्मूलन, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, अहिंसा को अंगीकार करना, न्यायधारिता का सिद्धांत। न्यासधारिता का सिद्धांत। न्यासधारिता का सिद्धांत क्या है? गांधी जी अमीरों और गरीबों के मध्य असमानता समाप्त करने के लिए न्यासधारिता नामक आर्थिक सामाजिक सिद्धांत के पक्षधर थे, जिसके तहत धनी व्यक्तियों को न्यास स्थापित करके आम जनों के हित के लिए काम करने चाहिए। न्यास का मतलब क्या होता है? हमको लग रहा है कोई संस्था क्या? हाँ, संस्था हो सकती है। न्यासधारिता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज था? निम्नलिखित में से रेड ड्रैगन, एलिजाबेथ, बंगाल, मैफ्तार। रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन इसी पे आया था। कौन? पहला ब्रिटिश जहाज था ये। अच्छा, रेड ड्रैगन आने वाला। हाँ। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मौलाना अहमद अली आगा खां के द्वारा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जब भी पूछे तो इसकी स्थापना जो किया गया था, ये आगा खां के द्वारा किया गया था। ढाका में। हाँ, ढाका में आगा खां, सलीमुल्लाह नवाब, मोहसिन ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से अलग रखना और ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा प्रकट करना था। लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अली बंधु ने किया था ढाका में भी, वो भी। अच्छा। और ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, लेकिन भैया इसके सदस्य बहुत ज्यादा नहीं थे। सदस्य इसके बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन आगे जब 1913 ईस्वी में जब मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़ गए, तब इसकी महत्व बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो मुस्लिमों को एक मंच पर लाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और वो अपने काम में सफल भी हुए अंत तक। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया? सत्याग्रह आंदोलन पहली बार यदि पूछे तो 1917 में शुरू किए थे। लेकिन यदि आज़ादी में, जैसे कि आज़ादी की लड़ाई में 3 फेज में बांटा गया है, तो 3 फेज में जैसे कि गांधी ने जो होता है कि 1919 से आता है, लेकिन गांधी जी ने पहला सत्याग्रह अपना किया था कब? चंपारण में 1917 में। लेकिन ये इसलिए नहीं माना जाता है कि वो गांधी जी का अपना वो सत्याग्रह नहीं था। वो राजकुमार शुक्ला जो थे चंपारण के गांधी जो कहे जाते हैं, राजकुमार शुक्ला को चंपारण का गांधी कहा जाता है। लखनऊ का अधिवेशन चल रहा था उस समय कांग्रेस का, उस समय महात्मा गांधी वहाँ पे आए थे। महात्मा गांधी 1915 में आ गए थे, 16 में वो गए, तो उन्होंने अवगत कराया उससे, वहाँ की स्थितियों से बोले तिनकठिया जो प्रथा थी, तिनकठिया पद्धति थी उसके लिए। तो महात्मा गांधी उससे प्रेरित हुए और महात्मा गांधी हमेशा से ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के वो प्रबल समर्थक रहे, इसीलिए डीपीएस में आर्टिकल 40, हाँ, उन्हीं जो डीपीएसपी है वो उन्हीं का ही पूरा देन है। जवाहरलाल नेहरू ने उनके कहने पे वो सब डीपीएसपी को रखा था संविधान में। भैया शायद ये महात्मा गांधी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में थे क्या? क्लियर नहीं उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड वो नहीं, उस समय वो मुद्दा ही नहीं था, ज़्यादा मुद्दा नहीं था, बड़ा मुद्दा नहीं था।
9 नवंबर 1858 को 1 1 नवंबर नवंबर 1858 को रानी की घोषणा के मुद्दे को लेकर शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता। तो इसमें कानपुर। जो 1858 को रानी की घोषणा के मुद्दे को लेकर शाही दरबार आयोजित किया गया था। 1858 में कानपुर में जैसे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो भारतीय प्रशासन सुधार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत कंपनी के शासन को भैया कानपुर में नहीं, इलाहाबाद में हुआ था ना, कानपुर में। अच्छा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों को प्रबंध अपने हाथों में ले लिया था, कंपनी से लेकर अपने हाथों में। कानपुर में जो इलाहाबाद में हुआ था वो अच्छा औचक जो बैठक कहलाती है वो हुआ था। अच्छा। और वो वहाँ के उस समय के तत्कालीन जो कैनिंग था वो किया था। नया भारत के पैगंबर किसे कहा जाता है? ये इसको राजा राम मोहन राय को कहा जाता है पैगंबर। अच्छा। इसलिए इनको कहा जाता है कि भारत में पुनर्जागरण के ये जनक कर लेगा। अब जो भारत में उस समय जो सबसे ज़्यादा भारत में जो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा जो कुरीतियाँ थी उसमें सुधार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब ये इनका जो पुनर्जागरण था इटली के पुनर्जागरण जो था सबसे पहले वहाँ पे आया था रेनेसां। और यूरोपीय कंट्रीज में जितने भी पुनर्जागरण हुए जिससे बदलाव हुए तो उससे ये प्रेरित हुए और उन्होंने ये सोचा कि भारत में भी हमें ये करना है। तो इसके लिए भारत में कई सारे जो कुरीतियाँ थी हिंदू धर्म में, जैसे कि विधवा विवाह था मान लीजिए, उसके बाद से सती प्रथा थी, उसके बाद ये बाल विवाह जो होता था और जौहर वगैरह था, ये सबके वो खिलाफ थे और भारतीयों को एक जगाने का काम किया, इसलिए इनको प्रोफेट कहा जाता है। किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। हाँ। कांग्रेस से अधिवेशन जो हो रहा था इन लोगों का 1907 में जो विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल का, तो 1906 में ही होने वाला था। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि 1906 में अध्यक्ष पद के लिए दादा भाई नौरोजी को खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों लोगों में उनका इज्जत किया करते थे दादा भाई नौरोजी को, क्योंकि वह वृद्ध नेता थे वो। तो इसलिए वो विभाजन नहीं हो पाया। लेकिन 1907 में जब रास बिहारी को खड़ा किया गया तो अब ये लोग अलग हो गए 1909 में। हाँ 1907 में। और ये गरम दल वाले चाहते थे कि 1907 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष हो लाला लाजपत राय हो, तो गरम दल से थे। हाँ गरम दल से थे वो। अब गरम दल से जैसे कि लाल बल पाल 3 नेता हो गए, अरविंदो घोष हो गए, ये लोग गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता थे, लेकिन इनकी जो प्रदर्शन करने का तरीका था वो भी अहिंसात्मक ही था। अब ये गरम दल का मतलब ये नहीं कि मतलब ये हिंसा करना चाहते थे। हाँ, लेकिन ये अंग्रेजों के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास जैसे कि करते थे तो 1905 में जब बंगाल का इन्होंने विभाजन कर दिया तो और इन लोगों का विश्वास टूट गया। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? संघीय शासन प्रणाली 35। हाँ 1935। हाँ, संघ मतलब प्रथम संघ शासन का शुरुआत 1935 में हुआ था, क्योंकि इसमें जो राज्य में द्वैत शासन वगैरह था ये सब भारत शासन अधिनियम में जो प्रावधान था वो भारत शासन अधिनियम 1935 ला करके उसको ख़त्म कर दिया गया। हाँ, ये दोनों पूछता है, कन्फ्यूजन होता है कि भारत शासन द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लाया गया था। 1935 के तहत द्वैत शासन राज्यों में खत्म कर दिया गया। राज्यों में खत्म 1919 के तहत लाया गया था द्वैत शासन को। हाँ 35 में खत्म कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने तो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, क्योंकि धुरी राष्ट्र में ये आ गए, जर्मनी, इटली, जापान, ये धुरी राष्ट्र में आते थे। मित्र राष्ट्र में ग्रेट ब्रिटेन आ गए, फिर से रूस थे, यूएसए बाद में था आ गया, तो ये मित्र राष्ट्र में आते थे। बाद में इटली भी पलट के चला गया था उधर।
जब देखा कि वो जर्मनी हार रहा है, जापान भी हार रहा है, तो वो इटली पलट के उधर चला गया था। इटली उसमें आ गया था। इटली पे कोई विश्व में कोई भी आज तक विश्वास नहीं करता उस पर। उससे फॉरेन पॉलिसी आज तक उसकी इसी वजह से क्लियर नहीं हो पाई है। अच्छा। हाँ, कोई लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में किसके शासन 1904 में करजन थे। हाँ। काकोरी डकैती षड्यंत्र का नायक कौन था? ठीक। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्लाह। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल ही थे। राम प्रसाद बिस्मिल को कैसे पकड़ लिया गया था? वो जो चद्दर का प्रयोग करते थे उस पर उनका नाम था धुलाई वाले धोबी का। और वो धोबी के पास गए तो पहचान गए कि ये पंडित जी का है। उसी से इनको पकड़ा गया। अच्छा। हाँ, तब पूरा वो निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? है ना, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत। अरविंद घोष। हाँ, ये पिटाया था तो उधर। ये बहुत नहीं, निष्क्रिय प्रतिरोध ये पहले भी करते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब कि जैसे गरम दल में ये थे, लेकिन गरम दल में इनका कहने का मतलब यही था ना कि जो हमें प्रदर्शन, जैसे कि हम गरम दल के हैं, लेकिन कार्यवाही जो भी अहिंसात्मक मतलब प्रदर्शन इनका करना था, उद्देश्य यही था इनका। अच्छा। बाल गंगाधर तिलक भी मतलब हिंसा के खिलाफ ही थे। हाँ, अहिंसात्मक हो लेकिन उग्र रूप से हो। हाँ, और हुआ ये कि 1905 ईस्वी में ही वो क्या हुआ कि ब्रिटेन में सरकार किसकी बनी थी? लिबरल पार्टी की बनी थी, उदारवादी की। तो उस समय जो उदारवादी नेता थे कांग्रेस के, तो उनको लगा कि ब्रिटिश अब कुछ हमारे लिए करेंगे, क्योंकि उदारवादियों की सरकार आ गई है, हम लोग भी उदारवादी हैं। लेकिन हुआ उल्टा इसका। 1905 में ही बंगाल का विभाजन कर दिया। अच्छा। और इससे हवा मिल गई किसको? उग्रवादी जो कांग्रेस के नेता थे उनको। उन्होंने और विरोध अपना तेज कर दिया। लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ था? मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम के बीच विधानसभाओं के स्थान बंटवारे को लेकर। बी नंबर होगा। 1907 में लखनऊ समझौता, दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता था। कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन लखनऊ, उदारवादी गरम, इसी में आए थे। इसी अधिवेशन में आप जो 1916 में कह रहे हैं, शुक्ला, राजकुमार शुक्ला किसान थे वो भी। गरम दलीय गुटों को फिर से मेल, उदारवादी और गरम दलीय गुटों को फिर से मेल और निर्वाचन क्षेत्र के स्थान में बंटवारे हुआ। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रमुख सूत्रधार थे। ये जो अधिवेशन था, ये जो सीट बंटवारा था, इसमें इन लोगों का जो डिमांड था सीटों का, तो ये पहले था कि एक जगह पे दे दिया जाए इनको निर्वाचन क्षेत्र, और एक जगह पे हिंदू को दे दिया जाए निर्वाचन क्षेत्र। तो इस पे ये सहमति बनी थी कि एक जगह ना देके उन्हीं सीटों को मिक्स कर दिया जाए। मतलब जैसे एक स्पेसिफिक एरिया में ना देके वही सीटों को दूर दूर दे दिया जाए, सबको मिला कर रखा जाए ताकि यूनिटी एक बनी रहे। तो इस बात पे सहमति बन गई, क्योंकि नंबर ऑफ निर्वाचन क्षेत्र ना हिंदू का कम किया गया ना मुस्लिम का कम किया गया, बस उसके क्षेत्र के स्थानों में परिवर्तन कर दिया जाएगा, जो एक बाउंड्री से हट के एक दूसरे में मिला दिया गया। इस पर सहमति बन गई 1916 में। इनको कम्युनल वीटो भी दिया गया था। कम्युनल वीटो का मतलब ये था ना कि जो यदि अल्पसंख्यक है और उनके खिलाफ यदि कोई प्रस्ताव मतलब पारित हो रहा है, तो जब तक उस पर लीग का सहमति न मिल जाए तब तक वो प्रस्ताव पारित न होगा। अच्छा। बाद में इसका वही बहुत नुकसान हुआ। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की? भीमराव अम्बेडकर ने किया था। इन्होंने कौन सा आंदोलन किया था? महार आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? रैयतवाड़ी मद्रास और बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास और बम्बई में शुरुआत की गई थी। इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार का स्वामी होता था
जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। भूमिदार के पास भूमि को रखने और बेचने का अधिकार होता था। भूमि न देने की स्थिति में भूमिदार को स्वामित्व अधिकार से वंचित होना पड़ता था। इसमें सरकार का रैयतवाड़ी का सीधा संपर्क होता था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? कानपुर, लखनऊ, आगरा, झांसी। आगरा। और इसमें पंजाब वगैरह के क्षेत्र नहीं था। पंजाब नहीं लड़ता हुआ तो राणा रंजीत सिंह एशिया के सबसे बड़ी सेना लिए थे, पर उन्होंने डायरेक्ट कभी भी युद्ध नहीं किया अंग्रेजों के साथ में। नहीं। मेरठ से सैनिकों ने किया था। कानपुर से नाना साहेब धोंधू पंत, ये बरेली से खान बहादुर, झांसी से लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, जफर द्वितीय। इसको रंगून भेज दिया गया, वही इनके कब्र में है। सब लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। सब लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। ये इसका प्रमुख कारण है। बुद्धिजीवी लोगों ने भाग नहीं लिया था। बुद्धिजीवी लोगों ने भाग नहीं लिया था, इसलिए ये सफल भी नहीं हुआ। ये सैनिकों का ही विद्रोह और कुछ ग्रामीण लोग थे, उनका विद्रोह बन के रह गया। ये जन आंदोलन नहीं बन पाया। भारत में से किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। पाकिस्तान चले गए थे नहीं है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। अफगानिस्तान सीमांत, हाँ, सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के महान राजनेता थे। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन को सीमांत प्रांत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका निभाई हुए गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे। ये जो बलूचिस्तान और ये जो आउटर जो सीमा से लगे हुए जो जिसके बाद से शुरू होता था अफगानिस्तान, तो सीमा के तक इनकी अप्रोच नहीं बन पा रही थी गांधी जी की। गांधी जी बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, इन सारे इलाकों में इनकी ज़्यादा पकड़ थी। लेकिन जो उधर सीमा से लगे हुए थे, अफगानिस्तान से लगे हुए इलाके थे, जैसे बलूचिस्तान वाला इलाका हो गया, उधर हिंदुकुश की पहाड़ी वाला इलाका जो है, उधर अप्रोच इनका नहीं था। गांधी जी उधर गए भी नहीं है बहुत ज़्यादा। पर वो भौगोलिक क्षेत्र भी उसका, ये मैदानी क्षेत्रों से अलग है उसका। तो इसलिए वहाँ पे जो जिन्होंने गांधी जी के विचारों को फैलाया और लीडरशिप किया, वो खान गफूर अब्दुल गफ्फार। आज़ादी के बाद भी वो उधर ही के नेता थे, तो उधर ही रह गए, वो पाकिस्तान में ही रह गए। लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। लाल कुर्ती पहन के ये लोग चलते थे। कुर्ता उधर कुर्ता को कुर्ती कहते हैं। वो बड़ा सा होता है, वो एकदम चोगा टाइप, घुटने के नीचे चोगा टाइप। भूमि के पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली किससे संबंधित है? रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारण लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। रैयत वह दखली काश्तकार है जो अपने कब्जे की भूमि का लगान और जमींदार को अदा करता है। वह व्यक्ति जो जमींदार द्वारा अपने पट्टे पर प्राप्त भूमि पर काश्त करता है और उसके बदले में जमींदार को किराया देता है। भूमि का स्वामित्व सामूहिक होता है और उस पर सहकारी आधार पर काश्त की जाती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था ना वो है जिसमें भूस्वामी का अपने पे ही कब्जा रहता है और भूमि का निर्धारित लगा वो स्वयं ही सरकार को अदा करते थे। बीच में किसी बिचौली की जरूरत नहीं होती है। उससे ये उस समय 51% पे इनका वो था। 51% जो जमीन थी वो रैयतवाड़ी से ही थी। उसको बेचने और खरीदने का भी भूमि बेचने और खरीदने का भी अधिकार प्राप्त था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था चली हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? मुंबई में ना? मुंबई में किए थे वो। 1875 यानी कि 1885 में कांग्रेस से 10 साल पहले बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः, हालांकि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। भारत को धार्मिक समाज, एक बार मैं इसमें क्वेश्चन गलत कर दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा था। ये वेदों में मूर्ति पूजा का वर्णन है और तो इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही कहा था। सत्यार्थ प्रकाश किताब भी लिखे हैं। सत्यार्थ प्रकाश इनका मुख्य किताब है, वो किताब भी मैंने पढ़ा हुआ है। तो वेदों की ओर लौटो तो मैंने मूर्ति पूजा के हैं तो ये डाला के बोल नहीं पाएंगे।
और इसलिए इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, इसलिए मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया था। पर ये वैदिक धर्म के पूर्वज से मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे और इन्होंने भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। ये पाश्चात्य के प्रभाव को समाप्त करना ये भी था, जो हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर उस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उसी का वो आज भी बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में समाज सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? समाज सुधार आंदोलन का अग्रगामी राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने समाज पुनर्जागरण, अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। मोहम्मद क्या बता रहे थे भैया आप पीछे? पैगंबर, आधुनिक भारत का पैगंबर। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कर्मकांड, प्रथा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया था। इन्होंने हिंदू कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। आज भी सबसे बेस्ट कॉलेज है वो। और महत्वपूर्ण सती प्रथा जैसी समझ भी इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि इन्होंने किसके साथ मिलकर सती प्रथा को खत्म किया था? अंग्रेज विलियम बेंटिक थे। बेंटिक के साथ बैन लगाया। 18 होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? होम रूल आंदोलन की एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट किसी आयरलैंड की थी। होम रूल आंदोलन की शुरुआत आयरिश महिला एनी बेसेंट ने की थी। इन्होंने 1857 में मध्य 2 होम रूल, पुणे में होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। भारत को ब्रिटिश राज की डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने, इन्होंने मद्रास में किया। एनी बेसेंट कॉलेज भी है मद्रास में इन्होंने शुरुआत किया था। और यहाँ मुंबई में बाल गंगाधर तिलक यदि ऑप्शन में रहेगा ये गांधी इरविन समझौता 20 तक कंप्लीट कर दिया जाए ताकि 50 क्वेश्चन हो जाए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में जाने से पूर्व लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच यह राजनीतिक समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। परंतु दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग अंबेडकर द्वारा किए जाने पर गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया और सम्मेलन असफल हो गया। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। हाँ, उस दिन पढ़ भी रहे थे हम लोग। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। यह बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है। इसकी रचना 1858-59 ईस्वी में हुई थी। यह बंगाली रंगमंच के विकास के अग्रदूत भी बना। चंपारण सत्याग्रह संबंधित था। नील 3 कठिया पद्धति से, भूमि के स्वामित्व से, चंपारण नील से नहीं था। नील से ही था। नील की खेती इसलिए था ना। अच्छा, हाँ, 3 कठिया पद्धति में 1 कट्ठा पे 1 बीघा होता था और 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है। तो उसी नील की खेती करने के लिए ये किसान उससे क्या होते थे कि उनकी खेत की जो फसल होती थी, अन्य फसल वो बर्बाद हो जाती थी, उर्वरक क्षमता भी कम होती थी, इसलिए उसका विरोध उधर चंपारण वगैरह। भारत का पहला अखबार जो प्रकाशित हुआ था बंगाल में ना, जो भारत में प्रकाशित हुआ था, बंगाल गजट था। द बंगाल गजट। जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था उसको। ये अंग्रेजी भाषा में किया था। हाँ, अंग्रेजी भाषा का जेम्स अगस्टस हिक्की ने आरंभ किया था। और प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मैटकॉफ को। ठीक, थैंक यू। निकल बंद करके लिया था। देखा था शेर के